स्थितियों में उदय हुआ है। मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी भी कराई, ठीक है, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए थी उसके लिए कि भाई उसकी बहुत सेवा करता, लेकिन ऐसा नहीं था। तख्त और शासन ऐसी ही चीज़ हैं, व्यक्तियों में लालच हमेशा से रहा है। अच्छा, आपको एक कहानी सुनाई जाती होगी कि आजकल के लोग वैसे नहीं रहे जैसे पहले लोग थे। बताया जाता है हमको या नहीं? पहले के लोग अलग तरह के थे। तो दरअसल में वो हर ज़माने में बात होती है। हमसे जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद के लोग होंगे वो भी यही कह रहे होंगे कि पहले का ज़माना और था। उसके बाद में जो और पीढ़ियाँ होंगी वो कहेंगी कि पहले का ज़माना और था। दरअसल में मैं आपको बताऊँ तो मनुष्य में लालच हमेशा से रहा है, और ये एक सत्य है, कड़वा सत्य है, सबको हमें स्वीकारना चाहिए। अगर सबसे प्राचीन से प्राचीन पुस्तक को भी आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा क्रोध, लालच, ईर्ष्या, वैमनस्य, ये हमेशा से मौजूद है। चाहे आप किसी भी प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ को देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो उदय है, जो उसका ऊपर उठने की प्रक्रिया है, उसके विरोधी हमेशा से लोग रहे हैं। ऐसा देखते हैं ना आप, कोई प्राचीन ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, कोई प्राचीन पुस्तक आपने पढ़ी होगी, जैसे सबसे प्राचीन पुस्तक एक चाइना की मानी जाती है कि वो ज्ञात पुस्तकों में सबसे प्राचीन है। तो वहाँ पर भी उस तरह की कहानियाँ उसको पढ़ने में पता चलता है कि लोगों में तो ईर्ष्या की भावना हमेशा से रही है, ठीक है। तो यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करा दी। अब ये हत्या कैसे कराई है? एकदम से हत्या नहीं हुई। तो ये यहाँ पर आपको जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, एक हिडन स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर है? कड़ा में। कड़ा में प्रयागराज में था, कड़ा मानिकपुर। आप कहेंगे हाँ जी। और मैंने कहा था जितने भी लोग जलालुद्दीन खिलजी से नाराज थे वो सब किसके पक्ष में आ गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के। बोले भाई इसको हटाओ। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 2 वर्ष योजना बताई थी। 1294 की बात है जब ये योजना बननी शुरू हुई, और 1296 में योजना एग्जीक्यूट हुई। कैसे? तो उसने कहा कि भाई जलालुद्दीन खिलजी को हटा तो दे, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को हटाने के लिए धन की जरूरत है, ठीक है। इसको धन के द्वारा हटाया जाएगा, नहीं तो अगर बिना पैसे के हटता तो मलिक सज्जू ही हटा देता इसको, तो बलबन का भतीजा ही हटा देता, अगर इतना जलालुद्दीन खिलजी इतना कमजोर होता तो। उदार था लेकिन कमजोर नहीं था। तो उन सबने कहा कि भाई पैसे की जरूरत होगी। तो पैसा कहाँ से आए? तो पैसे के लिए इसने सुना कि भाई जो महाराष्ट्र में देवगिरी है, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में नाम भी दिया था दौलताबाद, वही देवगिरी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई देवगिरी बहुत रिच है, एक काम करते हैं देवगिरी पर अटैक करते हैं और वहां से जो पैसा है उसे लाएंगे पहले उस पैसे को, और उस पैसे को आने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी को किसी तरह फंसाएंगे, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी को फिर तख्त से हटाएंगे। जलालुद्दीन खिलजी को मारने की कोई योजना नहीं थी। बर्नी ने स्वयं लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की जलालुद्दीन खिलजी को मारने के पहले कोई योजना नहीं थी। ये तो अकस्मात जब उसने जलालुद्दीन खिलजी को सामने अकेला देखा तो उसके मन में प्लान आ गया और उसने हत्या करा दी। अब बर्नी को ऐसा कैसे पता है? क्योंकि बर्नी का जो चाचा है वो अलाउद्दीन खिलजी के नज़दीकी लोगों में से एक था, जिसको हम अलाउल मुल्क कहते हैं। या मैं ये कहूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन में अगर किसी की बात मानी तो अलाउल उल्क की बात मानी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करूंगा, ठीक है, और मेरे तो आदेश जो हैं वो पैगंबर के बाद में मेरे ही आदेश होंगे, तो तब अलाउल मुल्क ने उसको समझाया, ठहरो, भारत में अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो विजित नहीं है, पहले इंडिया को जीतो। उसने कहा नहीं, मेरा मन तो ऐसा करता है कि दिल्ली में किसी एक उत्तराधिकारी को छोड़ दूं और मैं विश्व विजय पर निकल जाऊं, और जैसे 4 खलीफा हुए ऐसे ही मेरी सेना में 4 व्यक्ति हों जो मैं दुनिया को जीत पाऊं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स उसके रहते थे। शराब पी लेता था अलाउद्दीन खिलजी, नशे में कुछ भी, तुम्हें पता ही, नशे में तो आदमी कुछ से कुछ हो जाता है। तो अलाउल मुल्क वो व्यक्ति है, मतलब बर्नी का चाचा वो व्यक्ति है जिसके कहने से अलाउद्दीन खिलजी ने शराब भी छोड़ी और शराब पर प्रतिबंध भी लगाया। शराब के जितने व्यापारी थे, जितने जुआरी थे, उसने उनको राज्य से बाहर कर दिया था। और कहते हैं जितनी भी शराब रखी हुई थी उस समय दिल्ली सल्तनत में, उसको बदायूं के गेट पर पटक दिया था। जिससे कहते हैं इतनी शराब वहां पर मौजूद थी कि बदायूं के वहां पर कई महीने तक कीचड़ रही। कांच के जो बर्तन थे जिनमें वो शराब प्याले पिया करता था, कहता उनको तोड़ दिया गया, जिनकी वजह से कांच का बहुत बड़ा ढेर लग गया। ये बर्नी ने लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि बर्नी जब इस बात को कहता है कि भाई मारने की उसकी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो तो अकस्मात वो प्लानिंग बन गई। तो यहाँ पर एक बात आती है अलाउद्दीन खिलजी का 1296 का देवगिरी अभियान। देवगिरी कहाँ पर पड़ता है? देवगिरी अभियान, ठीक है। देवगिरी अटैक इसको बोल सकते हैं, देवगिरी आक्रमण बोल सकते हैं। देवगिरी आक्रमण ये था महाराष्ट्र पर। अलाउद्दीन खिलजी जो एक चीज़ में विश्वास रखा, अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे मजबूत चीज़ आप मुझे बताइए, या मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको बताना चाहूँ, तो वो है उसका स्पाई सिस्टम, उसकी गुप्तचर प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर 2 तरह के गुप्तचर थे। एक तो थे बरीद और एक थे मुन्ही, जिनको भेदी बोलते थे। गुप्तचर को बरीद कहते थे। तो बरीद तो जनरली एक पोस्ट था, सबको पता होता था कि भाई ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख है। उससे बहुत लोग डरते थे कि भाई ये तो अलाउद्दीन खिलजी का क्लोज पर्सन है। लेकिन एक होते थे भेदी, यानी कि मुन्ही। देखो एक साथी आरसीबी 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 लिखने में लग रहा है, भैया पढ़ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। उनका तो जिंदगी सेट है मेरे दोस्त, सेट। महान जिंदगी है उनकी, कोई कमी नहीं है उनको, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ठीक है। पारिवारिक रूप से बहुत सारे लोगों को है, वो पता नहीं क्यों है। ज़्यादातर क्रिकेटर्स मतलब चल नहीं पाता उनका। आपने भी देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, मतलब और भी लोग हैं जिनका नहीं चल पाता है, वो बात अलग है। लेकिन आप प्लीज़, मतलब एक तो जो ये रैलियों में पीछे पीछे भागते हैं, फलाने नेताजी जिंदाबाद, और एक ये जो टीम वाले जिंदाबाद वाले हैं, क्योंकि अब आपको पता है आईपीएल शुरू होगा, अब देश डूब जाएगा, आधा देश तो सट्टा लगाने में डूब जाएगा। सरकार ऐसे आंख पे आंख धरी बैठी रहती है। सरकार को जब कोई जगाएगा, बोलेगा ये गाना जो है ये क्राइम को प्रमोट करने वाला गाना है, इसको बंद करो, तो एक आध गाने को बंद कर देते हैं, एक आध शो को बंद कर देते हैं। लेकिन इनकी नज़र इसमें नहीं रहेगी इस टाइम आईपीएल में, इस देश में
मैं ये कहूं कि कम से कम लाखों लड़के कर्ज में डूब जाएंगे, लाखों लड़के। और उस कर्ज में फिर वो तमाम तरह की चालाकियां करेंगे, फिर उस पैसे की रिकवरी को वो कहीं ना कहीं से करेंगे, चाहे चोरी के माध्यम से करें या घर को नुकसान पहुंचा कर करें, किसी से झूठा वादा करके किसी से कुछ लूट लें। और ये हकीकत है, तो मेरी देखना इस बात को, आपके आसपास या परिवेश में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन सरकार को क्या आगे अपने चल रहा है ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर ये कह देते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से ही तो सट्टा लगाया होगा, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना सट्टा लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर कोई शराब पी के दिखाता? अलाउद्दीन खिलजी के समय कोई शराब नहीं पी सकता था, शासक कहते हैं इसको। उसके समय पर कीमतें लगभग 16 साल एक जैसी रहीं। और आप कभी स्टडी करोगे ना इस बात पर, दिल्ली में या भारत के उस समय की स्थिति के बारे में, कीमतों के बारे में, तो आप पाओगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो शासक बना मुबारक, वो कीमतों की वजह से गिरा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय पर सारी चीज़ों को स्टॉक कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि भाई एक सेना है, सेना को मैं वेतन कैसे दूं? तो उन्होंने कहा भैया वेतन दोगे 5-6 साल में खजाना खाली हो जाएगा, आप नगद वेतन देने की बात कर रहे हो। तो उसने कहा एक काम करो, मुझे इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई वेतन अगर सैनिक आप चाहते हैं कि खजाना भी खाली ना हो, तो आपको चीज़ों की जो महंगाई है ना वो बढ़ने नहीं देनी होगी। तो उसने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा, सटोरियों को, जो लोग कालाबाजारी करते हैं उन सब के ऊपर उसने नियंत्रण रखा। वो सारी चीज़ों को उसने कंट्रोल किया, जुए को कंट्रोल किया अपने समय पर, शराब को कंट्रोल किया अपने समय पर। अब उसके मैंने तुमको बताया जो भेदी थे, मुनि थे, वो बड़े खतरनाक आदमी थे, उनका किसी को पता ही नहीं था कौन आदमी दरबार में भेदी है, कौन बाहर भेदी है। घर का भेदी लंका ढाए। अब लोग तो भैया बड़े परेशान रहते। अब जब कोई बेचारा कुछ खबर करता, जैसे वो उस समय पे अमीर लोग थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी ने तो सबसे बोल दिया भैया किसी को तुम पार्टी नहीं दे सकते, मीटिंग नहीं कर सकते किसी के साथ में। और बेचारा कोई गुप चुप के पार्टी करता, पता चलता भेदी को पता चल गया, अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बुलाया जाता और वहां उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि नहीं। तो यहां पर जब ये सेना चली, तो इस सेना में इसके पास कौन थे? गुप्तचर। इनका बड़ा रोल है, इसने गुप्तचरों को खुद से आगे चलाया, जो स्पाई थे, जासूस। अब अलाउद्दीन खिलजी तो यहाँ चल रहा है और इसकी जो गुप्तचर हैं वो उससे कई किलोमीटर आगे चल रहे हैं, और ये मैसेज देते हुए जा रहे हैं सब जगह पर कि भाई जो दिल्ली का सुल्तान है ना जलालुद्दीन खिलजी, उसका भतीजा उससे बगावत कर बैठा है और भाग चुका है, अब उसको संरक्षण चाहिए। ये मैसेज किसने दिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जो सेना गई आपका एलिचपुर, एलिचपुर उस समय पे एक बड़ी, मतलब उस समय पे देवगिरी के कंट्रोल में एक रियासत हुआ करती थी, तो एलिचपुर ये पहुंच गया। अब एलिचपुर में जाकर के वहां तो जो सम्राट था आपका रामचंद्र देव, वहां पर शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था वहां पर? देवगिरी का शासक। इसका बहुत रोल आएगा जब ये दक्षिण अभियान करेगा, तो ये हमेशा इसका, इसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी बाद में अलाउद्दीन खिलजी से, रामचंद्र देव। और देवगिरी का जो प्रिंस था राजकुमार, उसका नाम था सिंघन। सिंघन। ये दो लोग आपको कंसीडर रखने हैं हमेशा। अलाउद्दीन खिलजी जब 1296 में, ये इसके राजा बनने से पहले का भी है ना भैया, राजा नहीं है अभी। तो वहां पर देवगिरी का शासक रामचंद्र देव और उसका बेटा सिंघन। तो जो महाराष्ट्र में आप जानते हो उस समय पर मराठे भी थे आपका, तो मराठा साम्राज्य से कॉन्फ्लिक्ट थे इनके। तो राजकुमार सिंघन उस मराठा सेना से लड़ने गया हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी को राइट टाइम पे पता चल गया कि राजकुमार सिंघन अपनी शाही सेना जो रॉयल आर्मी है उसके साथ में कहीं बाहर गया हुआ है, यानी इस समय किले में रॉयल आर्मी नहीं है, तो लड़ने के लिए सबसे ठीक टाइम है, तो वो गेट पर पहुंच गया। अब वहां जाकर के जब रामचंद्र को ये पता चला कि भाई सेना आ चुकी है दिल्ली से, तो उसने तो पूरी जनता को ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है भैया जो लूटपाट करनी है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लूटना है उतना लूटो। कहते हैं बहुत लूट हुई यहाँ पर। अंत में वो गेट पे पहुंच गया अलाउद्दीन खिलजी, रामचंद्र से बोला गया कि भाई गेट खोल दो, तो रामचंद्र गेट खोलने को तैयार नहीं। और जैसे ही रामचंद्र से ये कहा गया कि भैया ये तो जो है आपका जो है ना अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी का विरोधी है, ये तो वहां से आया है और पीछे से तो जलालुद्दीन खिलजी की सेना आ रही है, यहाँ जो इसने लूट किया ना वो तो इस बात के लिए किया कि भविष्य में उससे लड़ पाए, अगर तुम साथ ना दो। लेकिन अगर तुम साथ दे दो तो साथ मिलकर लड़ेंगे, पीछे से सेना आ रही है 20,000 सैनिकों की दिल्ली से। अब वो घबरा गया इस बात से। अब साथ में एक डर और था अलाउद्दीन खिलजी को कि कहीं राजकुमार सिंघन वापस ना आ जाए अपनी सेना लेकर के। तो उसने एक आदेश जारी करवाया उसमें रामचंद्र गुप्त से, ये लिख करके कि अभी तुरंत एक व्यक्ति को भेजो कि भैया ऐसा है कल को आप लूट का दबाव नहीं बनाओगे, वापस आकर के अपना जो है जो हमने लूटा है उसको मांगोगे नहीं, और साथ में इसी आदेश पर एक नीचे हस्ताक्षर करके ये दो कि प्रत्येक वर्ष जो भी राजस्व होगा एलिचपुर का वो तुम दिल्ली भेजोगे। रामचंद्र देव ने कहा ठीक है साहब, हुजूर एक्सेप्ट है, हर साल रेवेन्यू देंगे जो भी आएगा एलिचपुर का, और साथ में अभी जो आपने लूट लिया उसको भी नहीं आपको मतलब वापस देने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी लूट हुई जिसमें कहते हैं कि 600 मन सोना, एक मन का मतलब होता है 40 किलो, जैसे एक कुंटल में 100 किलो होता है, एक टन में 1000 किलो होता है, ऐसे एक मन में होता है 40 किलो। तो यहाँ से 600 मन सोना और 1000 मन चांदी लूटी गई, और इसको लेकर के वापस चला। अब बहुत सारे लोगों ने बोला जलालुद्दीन खिलजी उस टाइम तक जीवित था, तो चाचा, चाचा जान आपका भतीजा जो है ना वो पैसे धन लूट के लेके आ रहा है बहुत ज्यादा। देवगिरी को सोचा सबने था, लेकिन कोई लूट नहीं पाया था उत्तर भारत का राजा। ये तो अलाउद्दीन खिलजी, उसकी दूरदर्शिता थी जिसने उसको लूटा, प्लानिंग के साथ में लूटा। वापस आया तो सब लोगों ने कहा, जब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा हप पागल, अरे चाचा तुम्हारा भतीजा पैसे लेके आ रहा है, उससे बीच रास्ते में जाके पैसे ले लो, बाद में नहीं देगा, हप। चाचा भतीजे का प्रेम है, भतीजे को ऐसे बोल रहे हो, मेरे भतीजे को ऐसे बोल रहे हो, पता कितने प्यार से मैंने उसको पाला पोसा है, कितने अच्छे से मैंने उसको मतलब न्यूट्रिशंस दिए हैं, तुम ये बोल रहे हो आकर के वो मुझे पैसे नहीं देगा। बोले चाचा सही बता रहे हैं तुमको, मान जाओ अभी भी टाइम है, उसे दिल्ली आने के लिए बोलो। उसने नहीं कहा, किसी की नहीं सुनी जलालुद्दीन खिलजी ने, वो पहुंच गया कड़ा। अलाउद्दीन खिलजी जब इतना पैसा उसको मिला तो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हाँ मैं शासक बनने के योग्य हूं, और पूरे रास्ते में उसने गिफ्ट दिए लोगों को, गिफ्ट।
सोने का हार दे दिया किसी को जनता में, जनता उसकी वाही वाही करने लगी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब वो कड़ा पहुंच गया, उसके चाचा ने उसको पत्र बुलवाया, बोला बेटे दिल्ली आ जाओ अब सोना वोना लेके, जो भी लूट लाट के लेके आए हो। उसने भी चाचा को पत्र लिखा वापस। बोला चाचा, ये जितने भी लोग हैं ना जो ये बोल रहे हैं मैं दिल्ली सोना ले आऊँ, ये बड़े खराब लोग हैं, और ये तो चाहते ही हैं कि मैं दिल्ली आऊँ और उस सोने पर भी ये कंट्रोल कर ले और मुझे और तुम्हें खत्म कर दें, ऐसी योजना इन लोगों ने बना रखी है। तो उन्होंने बोला भतीजे आना नहीं है बिल्कुल भी, मैं आता हूँ तुम्हारे पास में। और कहते लाख मना करने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी 1000 लोगों की सेना लेकर के मात्र पहुंचा, और नदी पर भी उसने उस 1000 सेना को भी रोक दिया और अपने कुछ सैनिकों को लेकर के उधर पहुंचा जिधर अलाउद्दीन खिलजी खड़ा हुआ था, भागता हुआ जा रहा है मेरा भतीजा। उधर से अलाउद्दीन खिलजी भी, चाचा जान, चाचा जान, दोनों गले मिले। और वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन ने गला काटा जलालुद्दीन खिलजी का तुरंत। और जलालुद्दीन खिलजी का बोलते हैं इतने तो धड़ कप कपा रहा था, इतने में तो उसके सिर से मुकुट उतार करके इख्तियारुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रख दिया, अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर। यहाँ पर याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर ताज।